वो मुखौटा है आम आदमी पार्टी का। पंजाब के इलेक्शंस आगे आ रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं पर विफल हुए, सबको पता है। मनीष सिसोदिया और इन सबके क्या संबंध थे। अभिजीत दीपके की बात करूं, आप क्या सोचते हैं कि इंस्टाग्राम में अगर आपके फॉलोअर्स बढ़ गए, विभिन्न प्रकार के आप कॉकरोच कहीं से आ जाएंगे, अफगानिस्तान से, फिर बांग्लादेश से, पाकिस्तान से आकर आपको इंस्टाग्राम के आपके फॉलोअर्स बढ़ने से देश उनसे चलता है? देश उनसे नहीं चलता, देश पॉलिसी से चलता है, गवर्नेंस से चलता है। जब एक राजा बन जाता है ना, उसके लिए प्रजा उसकी बराबर होती है। क्या बदला है जम्मू एंड कश्मीर? क्या नहीं बदला है? चाहे फिर मैं पत्रबाजों की बात करूं, कहां पर है वो आए से पत्रकार? मैं आपसे पूछता हूं, नहीं आज हमारी जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, किसी ने नहीं सोचा था 12 साल के बाद ऐसे बदलाव से निकलेगा जहां पर विश्व स्तर पर भारत सबसे आगे हो। किसी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान हमारे ऊपर ड्रोन्स मारता है और तमाम चीजें करता है। ऑपरेट करने से लेके उनको ड्रोन सप्लाई करने में टर्की मदद करता है, और टर्की के लिए ऑपरेशन दोस्त बन के आप निकलते हैं, आप सबसे पहले पहुंचते हैं। फायदा क्या है सर? आज टर्की को वो भी तो नहीं कहीं पर बर्दाश्त हो रहा कि भारत और साइप्रस के जो रिलेशन है, स्ट्रैटेजिक रिलेशंस, डिफेंस डील जो हुई है, बिल्कुल एक सबक मिल गया है कि कश्मीर इशू पे अगर अपनी नाक घुसाओगे, हम साइप्रस की तरफ जिस तरीके बढ़ रहे हैं, आपको उसका जवाब उस तरफ से मिलेगा। मैं भी जिस शहर में बैठा हूँ वो शहर की चर्चा बहुत होती है। मैं आपको आगे समझा दूंगा, जिससे मैं बात करने वाला हूँ वो खुद अपनी बातों में समझा देंगे कि मैं किस शहर में हूँ। और मैं जिससे बात करने वाला हूँ वो जम्मू के पहले बेयरफुट मैराथनर हैं, भारतीय जनता पार्टी के। मैंने बता दिया, रिवील कर दिया बातों बातों में कि मैं कहाँ बैठा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू एंड कश्मीर राज्य के प्रवक्ता हैं, जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फॉर्मर सेक्रेटरी हैं, जम्मू क्लब के सेक्रेटरी हैं, और ऐसे बिजनेसमैन हैं और तमाम चीजें। जम्मू की सिविल सोसाइटी में काफी रिस्पेक्टेड गौरव गुप्ता जी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, और बजट बट्टू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मेरा पहला सवाल सर, ओनली आपको मैं कह रहा हूँ, ओनली बेयरफुट रनर ऑफ जम्मू, वहां से पॉलिटिक्स में एंट्री, वो जर्नी क्या थी? नृपेंद्र जी, आज आपने ऐसा सवाल पूछ लिया है कि जो मुझे फ्लैशबैक पूरा याद करना पड़ेगा कि पुराना ये पॉलिटिक्स में आना कैसे हुआ। आप तो एक रनर थे, और 2014 में जब ये मेरा रनिंग का पैशन था और जब मैं दौड़ता था, और तो 2014 के बाद फिर तब तो जूते डाल के दौड़ते थे, बाद में फिर प्रैक्टिस करते 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 मिलन सुमन को मैं फॉलो करता था। अच्छा। फिर बीच में पैशन एक ऐसा बन गया कि नहीं, मैं इस पे बेयरफुट भागूंगा। तो स्मॉल इंसिडेंट, एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, तो उसके बाद फिर मैराथन तो चलती रही साइड बाय साइड, पर फिर सक्रिय हो गए फिर किसी ना किसी तरीके। फिर जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मैं 2017 में वहाँ पर सचिव मैं इलेक्ट हुआ, सेक्रेटरी बना। उसके बाद फिर मैं सेक्रेटरी जनरल भी बना, और फिर उसके बाद जम्मू क्लब में आ गए, और आज लगभग 1.25 साल हो गए हैं मुझे बीजेपी का दामन ज्वाइन किया हुआ। भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? भारतीय जनता पार्टी आज पूरे विश्व में अगर सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और सबसे बड़े अगर देश की और सबसे बड़ी पार्टी की अगर मैं बात करूं, वो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी क्यों? बहुत अच्छा सवाल, अहम सवाल, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी विचारधारा ही उनके साथ मिलती है, जो कि देश को जोड़ने का काम करती है, देश को तोड़ने का काम नहीं करती। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो देश को किसी ना किसी तरीके तोड़ने पे प्रयास कर रहे हैं और काम कर भी रहे हैं, चाहे हमारे जितने भी विपक्षी दल हैं। पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो एक अपनी जड़ों से मजबूती, और भारतीय संस्कृति की जब हम बात करें, भारतीय कल्चर की बात करें, उससे जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं पर। तो एक यही विकल्प है आज की डेट पर कि भारतीय जनता पार्टी हर एक, आज 140 करोड़ की जब मैं जनता की बात करूं, उनकी विचारधारा और हमारे अगर देश की अगर मैं संस्कृति की बात करूं, सबसे पहला जो एक पहला अव्वल नंबर पर जो हमें विकल्प दिखता है वो भारतीय जनता पार्टी ही दिखती है। आप बेयरफुट रनर हुआ करते थे, मैराथन भागते थे, आपने मिलिंद सोमन जी का नाम लिया, उसके बाद फिर आप पॉलिटिक्स में आ गए, आप कोई और मैराथन भागना शुरू कर दी, वो वाली मैराथन छोड़ दी? वो मैराथन भी अब चल रही है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2019 में एक छोटा सा एक एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण थोड़ा मैं रुक गया, और अभी वो सब कुछ रिवाइव कर दिया। 5 साल हो गए हैं, और 2025 एंडिंग में थोड़ा शुरू किया था, पर उसको सक्रिय जो किया वो 2026 में ही किया। और मुझे लगता है कि अब ये दोनों ही मैराथन हैं जो पैरेलली चल रही हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर देश की बात करें, देश कब फिट रहेगा? हमारा अगर देश अगर फिट तभी रहेगा जब हम फिट रहेंगे, और जब हम फिट रहेंगे तो देश
एक एक लाजमी बात है कि फिर देश भी तरक्की करे। आपके पार्टी के मुखिया भी फिट इंडिया की बात करते रहते हैं। बिल्कुल, वो तो सबसे पहले ही हमारी बात है। हाँ। फिट इंडिया कब होगा? जब फिट युवा यहाँ का होगा, फिट यहाँ के लोग होंगे, हाँ। और फिर ही हम एक बेटर इंडिया को हम एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से देख सकते हैं। आप बेटर इंडिया की बात कर रहे हैं और हम एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो मैं इंडिया के एक गेट पे बैठा हूं, और लेकिन हमारा जो गेट है उसका पड़ोसी बहुत खतरनाक है। फिर आप वहां से थोड़ा आगे जाते हैं, कश्मीर शुरू हो जाता है। आर्टिकल 370, जब भी जम्मू एंड कश्मीर का नाम आता है आर्टिकल 370 का नाम आता है। उसको बदलने के बाद, उसको हटाने के बाद क्या बदला है जम्मू एंड कश्मीर में? क्या नहीं बदला है? सबसे बड़ी बात तो मैं कहूंगा कि 370 और 35A का हटना सबसे बड़ी एक जो मानसिकता और एक हेजमनी का हटना हुआ। हम लोगों को ऐसा लगता था कि हम लोगों को यहाँ पर इंफीरियर एक किस्म से हमें ट्रीट किया जाता था। और आज बदलाव जो 370-35A के बाद है, वो मुझे लगता है कि हर एक प्रत्येक व्यक्ति को दिख रहा है। चाहे फिर मैं आज पत्रबाजों की बात करूं, कहाँ पर है वो आज? कहाँ पर है वो बंद की कॉल आना? जाकर आप देखिए, आप जम्मू आए, मैं चाहूंगा कि आप कश्मीर भी जाइए और वहां पे जाके सूरत हाल लीजिए। वहां पे लाल चौक पे जाइए, वहां पर आपको 12-1 बजे तक पर्यटक घूम रहे हैं। नहीं तो कश्मीर और जम्मू कश्मीर में तो, खासकर कश्मीर में तो ऐसा होता था कि बंद की कॉल रहती, सब बंद ही रहता था। सेपरेटिस्ट लीडर, आतंकवाद का एक पूरा वहां पे जो तांडव चलता था वो सबको पता है। और आज 35 से 370 ध्वस्त होने के बाद आज सब कुछ बदल चुका है। जम्मू कश्मीर एक प्रथम स्थान पर है हिंदुस्तान के, जो कि प्रथम नुकट है। और आज जिस तरीके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर प्रगति के साथ आगे अपने कदम रख रहा है, आज किसी से कम नहीं है। क्या नहीं बदला है? चाहे आप, एक स्वप्न होता था कि कन्याकुमारी से ट्रेन श्रीनगर तक जाएगी, आपके सामने ये वंदे भारत किस तरीके जम्मू से डायरेक्ट कश्मीर जा रही है। चाहे फिर अगर आज मैं चनाब ब्रिज हमारे की बात करूं, जो एक एफिल टावर से भी ऊपर हाइट का है, एक ग्लोबली एक हमें सिंबल, एक हमें एक रिकॉग्निशन उसने भी दे दी। तो क्या नहीं बदला? आज सिर्फ दिखता उनको नहीं है जिनके मंसूबा पे पानी फिर गया, जिनकी सिर्फ कोशिश ये होती थी कि यहाँ पर किसी ना किसी तरीके एक डिस्ट्रक्टिव माइंड से किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर एक ऐसा माहौल यहाँ पर क्रिएट किया जाए यहाँ पर कोई नहीं आ सके, यहाँ पे तरक्की ना हो पाए। आज उन सबके मंसूबों पे पानी फिर चुका है और जम्मू कश्मीर एक तेज गति से प्रगति से अपने आगे चरण रख रहा है। ठीक है, 12 साल हो गए करीब, हमारी बातचीत हो रही थी तो भैया 12 साल बाद बेमिसाल का जिक्र कर रहे थे कि आप कल एक कार्यक्रम में भी थे ऐसे ही। बट जो अभी चुनाव हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पे लोगों ने जब वोट दिया तो वो एनसी जीती है, तो यानी कि एनसी को लोगों ने वोट दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को। उमर अब्दुल्ला की सरकार है, उन्होंने तो स्टेटहुड के नाम पे पूरा अपना चुनाव कैंपेन किया था और वो स्टेटहुड की मांग भी कर रहे हैं। स्टेटहुड के लिए वो जंतर मंतर पहुंच जाते हैं। आप लोगों ने भी जब 370 और 35 से हटाया था तब बात की थी कि स्टेटहुड आएगा, कब आएगा सर? देखिए, जहां पर रही स्टेटहुड की, जब हम बात करते हैं स्टेटहुड की और राज्य का, हमारा जम्मू कश्मीर को पूर्ण तरीके से दोबारा उस स्टेटस पे लाना, आप निर्पिंदर जी एक चीज सुनिए मेरी बात, और हमारी जब हम सेंट्रल लीडरशिप की बात करते हैं, जब हम प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं या गृह मंत्री जी की बात करते हैं, तमाम मंचों में उन्होंने क्लियर कट एक सीधा संदेश दिया कि हम स्टेटहुड भी देना चाहते हैं आपको, पर एक समय, अनुकूल समय होगा, जब परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल होंगी तभी स्टेटहुड मिलेगा। अब यहाँ पर आप जिन मुख्यमंत्री जी की जब बात कर रहे हैं, कभी वो कहते हैं हम जंतर मंतर पे जाएंगे या स्टेटहुड कब मिलेगा, उसकी आड़ में जो मैनिफेस्टो, जो एक्चुअल में जो उन्होंने प्रोमिस करके जो वोट लिए, कहां पर है वो? आज वो महज एक कागज में रह गए। और स्टेटहुड की बात करना और फिर उसके बाद अब आगे फर्दर जंतर मंतर पे भी जा रहे हैं। जब आपको इतनी क्लियर कट एक मैसेज दे दिया और सेंट्रल लीडरशिप आपको करी होगी, जब परिस्थितियां अनुकूल होगी, एक सही समय होगा, निर्णायक समय होगा, तब आपको स्टेटहुड भी मिलेगी। अब उसके आड़ में आप अपने मैनिफेस्टो खत्म कर देंगे, जो आपने प्रोमिस किए। जनता जनार्दन सब कुछ देख रही है, आज वो सब कुछ देख रही है कि किसी ना किसी तरीके ये भटकाया जा रहा है, ये एक भटकने की यहाँ पर एक पॉलिटिक्स हो रही है और कुछ नहीं। वो बधाई भी दे रहे थे 12 साल बेमिसाल को लेके प्रधानमंत्री जी को। खैर, वो सब तो चीजें सही है सर, लेकिन आप एक जवाब जो बार बार आता है और ये आपके भी आंसर में दिखा है, जब सही समय होगा, अनुकूल समय होगा। ये अनुकूल समय है कौन सा? अनुकूल समय जब होगा, जब यहाँ पे परिस्थितियां बिल्कुल एकदम नॉर्मल होंगी तो जरूर होगा। अब आपकी बधाई वाली बात पर मैं बात करूं, है ना, बधाई भी दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी को। बधाई किस बात की दे रहे हैं कि 12 साल में जितने भी कार्य हुए वो सबको उसकी मुबारकबाद देते हैं। उनमें से एक कार्य था 370 और 35A का हटना।
तो सही ये बात तो है। क्लियर कट दिखाता है ना, हम्म, ये तो एक दोहरा मापदंड सामने दिखता है। तो आज यू मार्क माई वर्ड्स, जब वो अनुकूल समय होगा, जब परिस्थितियां सामान्य होंगी, स्टेटहुड भी मिलेगा। अब उसकी आड़ पर आप कहेंगे कि आपने जो प्रोमिस किए हैं आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो कैसे चलेगा? स्टेटहुड पे सर एक और सवाल आता है, प्रोमिनेंट बहुत चल रहा है। जब जम्मू कश्मीर और 370 और 35 से हटाया गया, उसके बाद लद्दाख को अलग बनाया गया, एक अलग यूटी बनाई गई, उसका सेटअप अलग किया गया। एक पिछले कुछ दिनों से, वो लंबे समय से चली आ रही, पिछले कुछ दिनों से बहुत वोकल बातचीत हो रही है जम्मू को एक अलग स्टेट की तरफ के तौर पे वो करने की, भदरवा, पुंछ, ये तमाम इलाकों को लेके 10 जिले जो हैं उनको लेके एक अलग राज्य बनाने की। इस पे आपका टेक क्या है? इस पे बीजेपी का टेक क्या है? देखिए, जहां तक रही जम्मू कश्मीर, या कुछ लोग यहाँ पर एक वहां पर डिमांड भी चल रही है और वो लोग बोल भी रहे हैं कि जम्मू को एक स्टेट अलग बनाया जाए। अपना अपना ओपिनियन है। मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि जम्मू कश्मीर एक ही है और वो एक ही रहेगा। और हकूक की आज लड़ाई जो है वो जम्मू के हकूकों की लड़ाई है, वो हमें लड़ने हैं। आपको अपने हकूक, आपको अपने राइट्स के ऊपर लड़ना है। तो अगर आप बोलोगे जम्मू कश्मीर को अलग किया जाए, मुझे लगता है कि वो उस पर टिप्पणी भी करना आज की डेट में ठीक नहीं रहेगा। जम्मू कश्मीर सदा एक था और एक ही रहेगा। मेरा क्लियर कट एक स्पष्ट मानना है कि जम्मू कश्मीर बिल्कुल एक जिस तरीके एक अटूट अंग जिसको मैं बोलूं, जो एक जुड़ा हुआ है और एक प्रथम मुकुट स्थान है पूरे हिंदुस्तान को, जम्मू कश्मीर एक ही रहना चाहिए। दरबार मूव की बात आती है जम्मू कश्मीर को लेके, जब बातचीत होती है तो ये दरबार मूव बंद किया गया था। एनसी इसको लेके बातचीत करती है, उमर अब्दुल्ला जी कहते हैं कि हमने दरबार मूव को फिर से शुरू किया। दरबार मूव होने से क्या फायदा होता है और क्या नुकसान होता है? देखिए, दरबार जब हमारे महाराजा ने जब शुरू किया था तो एक कल्चरल एक्सचेंज होता था और काफ़ी चीज़ें ऐसी थी, और वहाँ के लोग यहाँ आते थे, यहाँ के लोग वहाँ जाते थे। निपेंद्र, मेरा सोच इसमें थोड़ी इसमें भी अलग है। और मैं नहीं उचित समझूंगा कि मैं इसमें क्या बोलूं कि दरबार मूव होना, प्रैक्टिस को ऑन रखना चाहिए था, कि आपने इस प्रैक्टिस को बंद क्यों किया? क्योंकि बंद किया गया था। मैं इसमें मेरी एक जो राय है कि वहाँ के लोग यहाँ आते थे, कारोबार चलता था यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, बहुत सी संख्या के लोग, वहाँ के लोग ज्यादा यहाँ पर आते थे और आपस में कल्चरल एक्सचेंज भी होता था। पर आज मैं सेल्फ सस्टेन्ड जम्मू की बात करूंगा। आप यहाँ पर कुछ लोगों का बड़ा ह्यू एंड क्राई भी था कि दरबार मूव से हमारा यहाँ पर इकोनॉमी, हमारे यहाँ पर बैड हिट हुई। मेरा एक सोच अलग है कि जम्मू कब एक सेल्फ तरीके से, एक अच्छे तरीके से खुद एक अपनी पहचान कब बनाएगा? क्यों डिपेंडेंसी रहेगी? जम्मू कब फ्लरिश होगा? मेरी एक सोच है कि जम्मू के एवेन्यूज को और डेवलप करने की जरूरत है, ताकि पर्यटक अगर यहाँ पर आए वो महज इस तरीके ना आए कि वैष्णो देवी जाना है और वापस जाना है। यहाँ की सही माने पर जम्मू की जो अभी अनमैचेबल प्लेसेस की बात करूं, जो अनएक्सप्लोर्ड है अभी, चाहे मैं बसोली की बात करूं, डुडू बसंतगढ़ की बात करूं, चाहे फिर हमारे रजौरी पुंछ रीजन की बात करूं, चाहे फिर मैं भद्रवा रीजन की बात करूं, शिकार रहा कहीं ना कहीं पर एक डिस्क्रिमिनेशन का, जो कि जम्मू रीजन को, खासकर जम्मू प्रोविंस के जो क्षेत्र थे, जो एक इतने खूबसूरत क्षेत्र थे, वो आज भी कहीं ना कहीं पर नजरअंदाज है। आज फोकस हम सबका होना चाहिए कि यहाँ पर जम्मू प्रोविंस के जो क्षेत्र हैं उनको किसी ना किसी तरीके उनको एक्सप्लोर किया जाए, ताकि टूरिज्म का तहत से जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर वो वैष्णो माता श्राइन जाते हैं, माथा टेकते हैं। लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा की यात्रा हर साल होती है। हमें सेवम जम्मू को यहाँ पर सेल्फ सस्टेन करने के लिए जम्मू के एवेन्यूज को डेवलप करना चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूँ दरबार मूव से भी हलचल होती है, पर वो एक डिपेंडेंसी है जो मेरी नजर में, मेरे को लगता है कि सेल्फ सस्टेन्ड होने के लिए हमें उस एवेन्यूज पर काम करना पड़ेगा। हमें उन तमाम एक ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे जिसमें जम्मू खुद एक सेल्फ स्टैंड हो पाए। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार जिस तरीके जम्मू कश्मीर को लेकर, खासकर जम्मू रीजन को लेकर जिस तरीके गंभीर है, मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि ओवर द नाइट सब कुछ हो जाएगा, वो टाइम भी जरूर आएगा। आपने दरबार मूव पे लेके जो, चूंकि आप बीजेपी के स्टेट स्पोक्स पर्सन है, तो मैं आपकी बात को एक तरीके से बीजेपी की बात मानता हूँ। मेरा मानना है कि 2-3 साल जब ये दरबार मूव का कल्चर नहीं था, जब ये दरबार मूव नहीं होता था, यानी कि सेक्रेटेरिएट जब जम्मू नहीं आता था सर्दियों में, तब ऐसी सिचुएशंस बनी कि दोबारा बिजनेस कम्युनिटी में डिमांड आई
अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कीजिएगा सर। बिजनेस कम्युनिटी की भी एक डिमांड थी कि दरबार मूव होना चाहिए, हमारी इकोनॉमी हिट होती है। उस दौरान ऐसा कुछ डेवलपमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे पावर आपके हाथ में थी एलजी के थ्रू। बहुत एक अहम सवाल जो आपने किया, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमारे यहाँ की बिजनेस इंडस्ट्री जितने भी हमारे, क्योंकि मैं एक खुद भी बिलोंग करता हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से, उसमें सेक्रेटरी रहा, फिर मैं सेक्रेटरी जनरल भी रहा, और जितने यहाँ के तमाम इंडस्ट्रीज हैं, चाहे मैं बाजार्स की बात करूँ, चाहे मैं शॉप्स की कीपर्स की बात करूँ, बिल्कुल कहीं ना कहीं पर उनकी जो डिमांड थी वो थी। और उस दौरान पर आपका भी दुरुस्त एक क्वेश्चन है कि उस दौरान पर ये चीज़ें क्यों नहीं बनी। चीज़ें बनी, ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं बनी, पर फिर मेरा वही सवाल है कि अगर हम सोचेंगे ओवर द नाइट सब कुछ होगा, आज महज यहाँ से आप 1.5 किलोमीटर दूर रवि, हमारा तभी रिवर फ्रंट है, आप चाहिए क्या खूबसूरत साबरमती की एक स्तर पर सेम चीज रेप्लिका वैसा बन रहा है। मंदिर का यहाँ पर स्थापना हुई, इतना बड़ा मंदिर यहाँ पर बना, और उसके अलावा जम्बू जू की बात करें, जम्बू जू बना, सुचेतगढ़ बॉर्डर बना, और अभी भी चीजें ये चल रही हैं। इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस जो कि डेवलप हो रही है। और तभी उस समय जो उनकी पीड़ा थी वो बिल्कुल जायज थी कि नहीं, कि अभी ये सारे एवेन्यूज डेवलप हो जाते, शायद फिर ऐसी कोई बात करता ही नहीं। पर मुझे लगता है ना कि ओवर द नाइट अगर मैं बोलूंगा कि आज ही सब कुछ बदल जाए, एक तो 70-50 इतने सालों तक जो एक ये डिस्क्रिमिनेशन, जब ये 2019 5 अगस्त का फैसला 370-35 से खत्म होना, फिर उसके बाद ये सारे जितने भी स्टेप उठाए गए, ये उसी को देखते हुए उठाए गए कि जम्मू को हम एक सेल्फ सस्टेन्ड कैसे बनाएंगे। चाहे कश्मीर तो है ही है, और कश्मीर उस तरीके ब्लेस्ड भी है, अगर आप मौसम की बात करें या उधर की खूबसूरती की बात करें, पर आज फोकस है कि जम्मू की किसी ना किसी तरीके जम्मू पे एक ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। तो मैं ये जो दरबार मूव को रोकने का जो फैसला था, तो फिर कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जल्दबाजी का फैसला था? ऐसा नहीं मैं कहता कि जल्दबाजी का फैसला था, और मुझे लगता है कि माननीय उपराज्यपाल जी की अगर मैं बात करूं, और आज बदलता जम्मू कश्मीर है वो सबके सामने है, और उस वक्त के हिसाब से ये फैसला लिया गया कि जम्मू में यहाँ पर रेवेन्यूज डेवलप किए जाएंगे ताकि जम्मू एक खुद को एक सेल्फ सस्टेन बने। बहुत सी खूबसूरत जगह है यहाँ पर, शिवखोड़ी है, और वैसे भी जम्मू तो कहा ही जाता है मंदिरों का शहर, इतनी सी चीजें हैं यहाँ पर। और मुझे नहीं लगता कि अगर मैं इसमें कहूँ कि वो फैसला गलत था या दुरुस्त था, उस समय के वक्त की बात है। और जिस तरीके आज भी तेज गति से जो चीजें यहाँ पर चल रही हैं, आई एम 100% डैम श्योर कि आने वाले टाइम में एक जम्मू एक सेल्फ सस्टेन्ड, एक खुद की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी होगा। आपने एलजी साहब का नाम लिया, माननीय मनोज सिन्हा जी एलजी हैं, और जब से 370-35 से हटा तब से वो यहाँ पे हैं। लॉ एंड ऑर्डर अगर मैं कहूँ तो उनके ही कंट्रोल में है। ऐसे में अभी सीएम भी आ चुके हैं कुछ समय पहले से, उमर अब्दुल्ला जी। ब्लेम गेम बहुत ज्यादा चलता है। ये जो इन दोनों के बीच में टसल है, ये कितना इफेक्ट कर रहा है तमाम चीजों को? देखिए, ब्लेम गेम की मैं बात नहीं करूंगा, इसमें सिर्फ आज बात हो गई कि अगर हमारे सीएम की अगर जब हम बात कर रहे हैं, भटकाया जा रहा है और कुछ नहीं, ये सिर्फ भटकाया जा रहा है। और आज भी जम्मू कहीं ना कहीं पर ऐसा लगता है, सेवन अगर मैं सीएम की बात करूं, उनके लिए कश्मीर ही सब कुछ है। ओके। आज भी आप सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, वो तो माननीय उपराज्यपाल जी के पास, बाकी सब कुछ तो उनके पास है ना। क्यों जम्मू को फोकस नहीं कर पा रहे? क्यों जम्मू की चीजों को डेवलपमेंट उस तरीके नहीं हो पा रही? मेरा सवाल आज उनसे भी है। उनके लिए जम्मू और कश्मीर एक बराबर था। जब एक राजा बन जाता है ना, उसके लिए प्रजा उसकी बराबर होती है। फिर चाहे उसको किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, उसके लिए सारी प्रजा एक समान, एक नजर से देखना चाहिए। पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज वो स्थिति यहाँ पर नहीं है, और जम्मू कहीं ना कहीं पर आज भी अपने हकूक के लिए लड़ाई जंग लड़ रहा है। आपकी इस बात पे मैं आपको ना उस टाइम पे ले जा रहा हूँ जब आप पॉलिटिक्स में नहीं थे, एक्टिव पॉलिटिक्स में, लेकिन फिर भी चूंकि आप उस पार्टी से जुड़े हैं, तो तमाम जिस संस्थान से जुड़ते हैं आप उसके इतिहास और वर्तमान और भूतकाल की तमाम चीजों के लिए आपसे सवाल पूछे जाते हैं। इस पे है मेरा, पीडीपी के साथ आपकी पार्टी भी सरकार में थी, उस टाइम पे आपके यहाँ के लोग भी मंत्री थे, तमाम चीजें थी। उस टाइम पे आप लोगों ने ऐसा जम्मू के लिए क्या बदलाव लाने का काम किया था? देखिए, आपको आज देखना होगा कि 2014 के बाद यहाँ पर क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। और अगर तमाम आंकड़ों की अगर आप बात करें, आंकड़े आपके सामने हैं। और पीडीपी के साथ उस समय हमारा गठबंधन था, इसमें कोई शक नहीं है। एक तो पर उसके विचारधारा से अलग, और उसके बाद भी आपने देख ही लिया कि क्या हुआ, कि स्वयं रूप पर महबूबा मुफ्ती जब वहां पर नारा देती है कि इस झंडे को, तिरंगे को कांधा देने वाला भी कोई नहीं होगा। कैसे चला जा सकता है? आदमी एक बार गलती करता है, बार बार नहीं करता। हमारी विचारधारा है
जो देश को आज जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं। तो आज मुझे अफसोस है, आज मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है कि जब मैं पुराने इतिहास की तरफ देखता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ जुड़ना भी एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक ऐसी गलती थी जो उस समय इन्होंने की थी। और क्योंकि उस समय तो पता नहीं चला, बाद में इनका जो रूपरेखा और सही चेहरा तो इनका बाद में पता चला हमें। तो उसके बाद हमारे निर्णय और हमारी क्लियर कट जो पॉलिसीज थी वो सामने थी और वो सबने देखा। महबूबा मुफ्ती को कौन नहीं जानता कि उनका फैसला क्या रहा था, हम उस चीज पे नहीं जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज पूछता हूँ, जो एनसी में अभी जम्मू के लीडर हैं, जो लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, एनसी में एक्टिव हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उनसे आपकी कोई शिकायत है? वो जम्मू को लेके उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं? 100% इट गोज विदाउट सेइंग कि 100% शिकायत तो है ही है। आज आप देखिए ना, उनसे आप छोड़िए, जो एक मैनिफेस्टो था, जो आपने इतना बड़ा एक अपना मैनिफेस्टो बनाया, उस पर आप उतरे क्यों नहीं? उस पर आप तो बहुत सी बात करते थे। आज युवा की जब मैं बात करता हूँ, जब मैं इधर जो हमारे यहाँ पर इतने से प्रोमिसेस हैं जो उन्होंने किए थे कि हम सब कुछ करेंगे, चाहे मैं फिर तमाम कितनी योजनाएं थी और कितने लोग थे जो अभी उसमें पक्के नहीं हो पाए, तो आज वो तो सामने ही है। चाहे मैं कितने ही लोग हैं फिर, और उस समय वादे तो बहुत बहुत बड़े बड़े कर दिए कि हम ये भी करेंगे, हम ये भी देंगे, हम वो भी देंगे। बाद में क्या हुआ? उसका कुछ नहीं हुआ। जमीनी स्तर पर आपके पास सत्ता भी आ गई, आपको मेजॉरिटी भी मिल गई, और उसके बाद भी आप विफल हुए। और अब आप उसके षड्यंत्र में, उसमें आप नया जो चेहरा दिखाते हैं, वो आप बोलते हैं कि स्टेटहुड मिलेगी तो हम उस पर स्टेटहुड के बात करेंगे। तो भटकाने वाले की एक है ना कि कैसे भटकाया जाए। लेकिन आप लोग भी तो बात करते हैं सर कि भसौली, कठुआ, बिलावर, बानी, ये तमाम भदरवा जो बेल्ट है, ये तमाम इनको ट्रेड हब बनाने की बातचीत चल रही थी। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, और ये बनना भी चाहिए। कब तक? मुझे लगता है कि अब बहुत तेजी राह पर, आज जिस तरीके आज केंद्रीय नेतृत्व की जब मैं बात करता हूँ, आज सामने ही है सब कुछ। और बहुत खुशी होगी मुझे आपके कैमरे पे आज आपसे बात करते हुए। बता रहा हूँ, पीछे रिसेंटली हमारा जो अनाउंसमेंट हुआ पत्नीटॉप का, 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहां पर ही आ रहा है, जो उसकी डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है, जो कि पहले नहीं था ऐसा कुछ भी। जम्मू हमेशा अपने हकूकों के लिए लड़ा है, और वो आज भी लड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको उसके हकूक मिल गए, वो आज भी लड़ रहा है। और आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ केंद्र नेतृत्व का कि आज किसी ना किसी तरीके आज जम्मू की सुनवाई हो रही है, जम्मू को सुना जा रहा है, जम्मू के दर्द को भी देखा जा रहा है। और उसी के तहत पर आने वाला जो समय होगा, जम्मू के लिए बड़ा एक सुनहरा समय होगा। एक मेरा सवाल है सर, टेररिज्म को लेके 370-35 से हटने के बाद जब आपने बातचीत की तो बोला कि अब पत्थरबाज नहीं रहे, लेकिन आज भी घटनाएं तो हो रही हैं टेररिज्म की। देखो, घटनाएं होना आज पूरे विश्व में कहां पर घटनाएं नहीं हो रही, पहले मुझे वो भी बताओ। पर यहाँ पर तो लगातार एक सिस्टम था ना, एक सिस्टमेटिक वे से सब कुछ होता था। पर मुझे लगता है वो बिल्कुल आज एक लास्ट, कहते हैं ना कि बिल्कुल लास्ट लेग पर है सब कुछ, अंतिम चरण पे है सब कुछ। और बहुत जल्द इसका, जैसे नक्सलवाद पूरे देश से खत्म हो गया, किसी ने अपने स्वप्न पे नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान से नक्सलवाद भी खत्म होगा, खत्म हुआ। और बहुत जल्द आतंकवाद का भी खात्मा जम्मू कश्मीर से होगा। आप टूरिज्म की बात कर रहे हैं, आप तमाम चीजों की बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी का स्टैंड भी था कि टेररिज्म खत्म होगा, टूरिज्म बढ़ेगा, बढ़ा भी। रिकॉर्ड नंबर ऑफ एक टाइम पे टूरिस्ट आए जम्मू कश्मीर। अभी आप जम्मू में बैठे हैं तो आपने बोला कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग आते हैं हर साल वैष्णो देवी श्राइन में दर्शन करने, माथा टेकने। लेकिन आज जम्मू का यूथ एक सवाल पूछता है कि नौकरी नहीं है उसके पास। देखिए, बहुत सा जो हमारा यहाँ का युवा है, जिसको मौजूदा सरकार ने, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं बात करूँ, बहुत बड़े बड़े दावे दिए कि हम आएंगे, हम आपको नौकरियां देंगे, हम आपके लिए नई नई योजनाएं लाएंगे या कुछ भी करेंगे, वो तो विफल हुए। कहीं माने वे सही माने पर अगर आप माने कि उस नौकरी का लेवल स्तर उस तरीके से जो होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। पर इसको मैं डिनाई भी नहीं करूंगा कि आज इंडस्ट्री भी जिस स्तर पर आई है और जिस तरीके चीज़ें फ्लरिश हो रही हैं, आने वाला समय पर सबको रोजगार मिलेगा। अब तो वैसे ही भी द वे थिंग्स आर इवॉल्विंग अराउंड द ग्लोब, आप देख ही रहे हैं कि अब तो ज़माना ही चेंज हो चुका है, अब तो सेमीकंडक्टर का युग है। और मुझे बहुत खुशी है, आज मैं ऑन कैमरा आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर की भी अपनी खुद की सेमीकंडक्टर पे पॉलिसी जो है वो भी ड्राफ्ट होकर
रेडी हो चुकी है और बहुत जल्द उसकी अनाउंसमेंट होगी। आप उसको लेके बहुत वोकल रह रहे हैं, जम्मू सेमीकंडक्टर जो पॉलिसी है उसको लेके तमाम आपने आपने आई थिंक 1 या 2 दिन पहले एलजी साहब से मेमोरेंडम एमओयू दिया था। देखिए, मैं 1 या 2 बार मैंने मेमोरेंडम नहीं दिया, मैंने काफी बार दे भी बैठा हूँ और माननीय उपराज्यपाल भी उसको लेकर काफी गंभीर हैं। खासकर मैं एक सोचता हूँ कि जब एक रेवोल्यूशन पूरे हिंदुस्तान में आया, अगर आपको भी याद हो, जब हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में सनत और दुलेरा में पहले सेमीकंडक्टर फैब वहां पर आए। आज से 2-3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 3 साल पहले की। उसके बाद मोरी गांव असम में भी सेमीकंडक्टर फैब आया और मानो फिर एक दौड़ चल पड़ी कि अगर आज वो जंगें वैसी लड़ाइयां नहीं रही हैं कि हम आपके देश में जाएंगे और वो चलाएंगे। आजकल एक कोई भी चीज, कोई वस्तु की बात करो, चाहे कंप्यूटर की बात करें, चाहे कैमरास की बात करें, चाहे टेलीविजन की बात करें, चाहे लैपटॉप की बात करें, तमाम वो चीजें जो हमारे सामने हैं उन सब में कहीं ना कहीं पर चिप टेक्नोलॉजी है। और आप भी ये मानते हैं कि आज पूरा जो विश्व भी, जिसके एक पूरा ग्लोबली जो चीजें जो डेवलप हो रही है, वो कहीं ना कहीं पर एक अहम भूमिका सेमीकंडक्टर कहीं ना कहीं पर उस पर निभा रहा है। और मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि इसी साल में किसी ने स्वप्न पे भी नहीं सोचा था कि पूरे हिंदुस्तान में यहाँ पर सेमीकंडक्टर यहाँ पर जो है यहाँ पर बनेंगे। चाहे फिर मैं केन्स की बात करूँ या माइक्रॉन के सेमीकंडक्टर की बात करूँ, 4-5 महीने पहले की बात है कि आपने देखा होगा कि वो चिप्स हमारे देश की बनी हुई, हम आत्मनिर्भर भारत की जब बात करते हैं, अपनी बनी हुई हमारी चिप्स आ गई, तो ये रुकेगा नहीं। और उसी के संदर्भ में मैं बोलता हूँ कि आज जरूरत है। चंडीगढ़ में भी आपका फैब अनाउंस हो गया, सेमीकंडक्टर फैब, और उसी के संदर्भ में आज जम्मू कश्मीर में भी सेमीकंडक्टर की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल ड्राफ्ट होकर तैयार है। अब उसके आगे उसके विकल्प ढूंढे जा रहे हैं कि उसको किस तरीके यहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाए। लेकिन खुशी भी है, लेकिन उसके लिए सर मैं आपको काट रहा हूँ, सॉरी, बट उसके लिए पावर की जरूरत होगी, वाटर की जरूरत होगी, लॉजिस्टिक्स की जरूरत होगी, स्किल लेबर की बहुत जरूरत होगी। आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर उसके लिए अब भी तैयार है? मैं ये नहीं कह रहा कि तैयार नहीं होगा, बट मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी क्या तैयार है? बहुत एक ऐसा सवाल जिस पे मैं कमेंट भी करना चाहता है। आपदा जब सिर पे पड़ती है ना, जब कहते हैं ना चुनौतियां हमें जब मिलती हैं तो हम खुद ब खुद सीखना सब कुछ सीख जाते हैं। तैयार है, रिसोर्सेज वाइज हम किसी से कम नहीं है। आज ठीक है, स्किल्ड लेबर उस तरीके की नहीं होगी, पर मुझे लगता है कि भारतीय सरकार जिस तरीके, पूरे केंद्र की सरकार जिस तरीके आज एक नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस चल रही है, और खासकर मैं अश्विनी वैष्णव जी की बात करता हूँ जो कि इसमें जिन्होंने एकदम पूरा बूम लाया इस पूरी इंडस्ट्री में। आज जम्मू कश्मीर में अगर कहीं पर सेटअप होगा तो स्किल्ड लेबर भी यहाँ पर तैयार होगी। ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर का युवा किसी से कम है। मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर का युवा अव्वल नंबर पर सबसे आगे जाएगा। पर यह है कि जब ये तैयार होगा, यहाँ पर सिस्टम शुरू होगा, 100% वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक फेज होगा जो जम्मू कश्मीर का युवा बहुत जल्द देखेगा। जम्मू सेमीकंडक्टर फैब्स की बात करते हैं तो बहुत कॉस्टली होता है उसका तमाम चीजें, सेटअप और सब कुछ। तो आपको लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर को डिजाइन, पैकेजिंग, टेस्टिंग, इन सब चीजों पे फोकस करना चाहिए? 100% करना चाहिए। दैट इज द नीड ऑफ द आवर। आज निर्पेंद्र जी अगर मैं बात कर रहा हूँ, आज नीड ऑफ द आवर यही है। ओके, आपको अगर आज इस रेस में अगर आप नहीं चलोगे, आप पीछे रह जाओगे। द वे थिंग्स आर इवॉल्विंग अराउंड द ग्लोब, डे बाय डे चीजें बदल रही हैं। आज फोकस जो है आपका, एक फोकस आपका क्लियर कट इन्हीं चीजों पे होना चाहिए। लेकिन मुझे आपका फोकस 2 चीजों पे दिखा। आप एक टूरिज्म की बात कर रहे हैं कि जम्मू में टूरिज्म बढ़ना चाहिए, वैष्णो देवी श्राइन ही नहीं तमाम और भी चीजें उन पे। ऐसा नहीं हो सकता कि कश्मीर को अगर टूरिज्म के तौर पे रखा जाए और जम्मू को बिजनेस या इंडस्ट्री के तौर पे डिवाइड मतलब मेरा कहना है कि 2 अलग तरीके से डेवलपमेंट की बात की जाए। क्या ये एक सही मॉडल होगा जम्मू एंड कश्मीर के 100%। देखिए मेरी बात सुनिए, कश्मीर को आज जब मैं देखता हूँ, कश्मीर आज ब्लेस है ब्यूटी को लेकर, जो कि वहां पर देखो नेचर है वहां पर, और कश्मीर भी हमारा ही है। हम नहीं उसमें कह रहे कि वो हमसे अलग है। अच्छा है, खूबसूरत है, कश्मीर को डेवलप भी। और एक सेंटर की भी अगर मैं बात करूं, एक सेंट्रिक अगर आप एक फोकस रहे तो कश्मीर शुरू से ही अपनी ब्यूटी को लेकर पहचान तो है। देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। आज जम्मू भी, जब मैं बोलता हूँ अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस की बात करता हूँ, उस बात में एक वजन है, उस बात में क्योंकि जम्मू की एक्सप्लोर डेस्टिनेशन जो कि कहीं ना कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन का बिल्कुल कहीं ना कहीं पर एक डिस्क्रिमिनेशन की वजह से पीछे रह गई, जिस पे फोकस ही नहीं किया गया। जम्मू को आप इक्वली इंडस्ट्री वाइज, अगर आप जितनी तमाम इंडस्ट्री यहाँ पर आई, और उसके बाद अगर आप टूरिज्म के एंगल से भी अगर आप देखते हैं तमाम जगह, चाहे मैं भद्रवाह की बात करूँ, चाहे मैं डोडा किश्तवाड़ बेल्ट की बात करूँ, चाहे फिर मैं
डुडू बसंतगढ़ की बात करूं, बसोली की बात करूं, 2 दिन पहले ही मेरा जाना हुआ, खूबसूरत जगह है। और इन सब चीजों को भी डेवलप करने की जरूरत है। और एक कॉम्पैक्ट, अगर मैं पूरा प्रैक्टिकली अगर मैं बात करता हूँ, ये सब चीजें तो चलेंगी। रिलीजियस टूरिज्म का यहाँ पर बहुत बड़ा स्कोप है। और उसके अलावा जब मैं इन सब चीजों, तमाम टूरिज्म की बात करता हूँ या इंडस्ट्री की बात करता हूँ, या आज मैं सेमीकंडक्टर फैब लगाने की बात करता हूँ, एट द एंड ऑफ द डे क्या है, उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी युवा के लिए। नेचुरली बात है, अपॉर्चुनिटीज आएंगी। जब आप कुछ करोगे ही नहीं तो क्या आएंगी अपॉर्चुनिटीज? एक जम्मू के लोगों की कॉमन शिकायत है सर कि जम्मू का जो यूथ है वो लगातार यहाँ से माइग्रेट करके बाहर जा रहा है। दिस इज नॉट हैपनिंग इन जम्मू ओनली, दिस इज हैपनिंग ऑल ओवर इंडिया। ये तो है, बट ब्रेन ड्रेन गेम, मैं आज देखो मैं इस पे बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ। और ब्रेन ड्रेन गेम नॉट इज हैपनिंग इन जम्मू ओनली कि जम्मू का ही, पूरे हिंदुस्तान में ही आप देख लीजिए। बड़ा आपसे एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। मैं हूँ, आप हैं, आप फेसबुक चलाते हैं, मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, या और 2-3 लोग हैं जो अलग अलग, एक ट्विटर चला रहा है, एक वो चला रहा है ना। और हम लोग बड़े प्राउड फील करते हैं कि इंडियंस, वी एज ए इंडियंस, हम नंबर 1 यूजर्स हैं इंस्टाग्राम के लिए, है ना। हम नंबर 1 यूजर हैं इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक में भी हम नंबर 1 यूजर्स हैं। अल्टीमेटली हु इज गेनिंग? द इकोनॉमी ऑफ अमेरिका इज गेनिंग। अब जरूरत है कि जिस तरीके, मुझे लगता है कि जो एक ट्रांसफॉर्मेशन 12 सालों में हुई है, आज आपके ओवर द अबव अगर आपके 2.5 लाख के ऊपर स्टार्टअप्स चले गए हैं। आज जरूरत है कि हमारे लोग यहाँ पर बैठे, हमारा यहाँ पर युवा यहाँ पर बैठे और खुद इस टेक्नोलॉजी को, इनोवेशंस को यहाँ पर वो खुद यहाँ पर तैयार करें। और भारत सरकार भी जिस तरीके काम कर रही है, और वो समय आ भी गया है, पहले नहीं था ऐसा। देयर आर 2 थिंग्स, हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी बनाते थे, इनोवेटिव आइडिया से कुछ करते थे, बाहर से बड़े बड़े लोग इन्वेस्टर आते थे, वो हमारा प्रोक्योर ही कर लेते थे, हमसे ले लेते थे। 4 आईटीएंस इकट्ठे हुए, कोई चीज़ डेवलप की और बनाया। ये मैंने एक अपनी एक एप्लीकेशन बनाई है, ये एप्लीकेशन ये करती है। हाँ, तो बाहर से इन्वेस्टर आता था, बोलता था इस एप्लीकेशन का आप मूल्य क्या डालते हैं? बोलते हैं 25 लाख की। बोलते दे दो 25 लाख में, आप हमें भेज दो। समझना जो बात मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी। आज मैं कंपैरिजन करूंगा चाइना के साथ। चाइना के लोग क्यों आगे निकल गए? वहाँ के लोगों में भी ये कॉन्सेप्ट था कि वो भी बड़े इनोवेटिव थे, सब कुछ करते थे। पर जब बाहर के लोग वहाँ पर जाकर इन्वेस्ट करते थे और जब उनसे पूछते थे, वो बोलते आइटम जो ये हमने एप्लीकेशन बनाई है तो ये 25 लाख की है, पर हम आपको पूरी नहीं बेचेंगे। हम इसमें शेयर रख लेंगे अपना, आप हमारा ये प्रोडक्ट यूज करो, हमारा भी शेयर बीच में रहने दो। दैट इज द डिफरेंस। आज मैं बहुत से बड़े प्लेटफॉर्म्स पे ये बातें रखता हूँ। हमें अपना We have to own this place. We as a Indians, हमें समझना पड़ेगा कि इन चीजों को हम क्यों नहीं, 140 करोड़ की जनता हम क्यों नहीं बना पाए? हमारा युवा क्यों नहीं बना पाया फेसबुक की तरह ऐप? हमारा युवा क्यों नहीं बना पाया? क्या? और इंडियन शार्प ब्रेन जी हैं जो बाहर जाकर इन सब कंपनीज में कहीं ना लीड कर रहे हैं, सीईओ है ना। पर अल्टीमेटली अगर आप व्हेन वी लुक एट द इकोनॉमी ऑफ दैट प्लेस, मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। बिहार से कोई आदमी, एक एक्सपर्ट आदमी, एक बिहार से एक लेबरर आदमी निकला और बॉम्बे में जाकर उसने काम करना शुरू कर दिया। और बॉम्बे में जो भी आदमी था, बिल्डर था, उसने वो बिल्डिंग उससे बनवाई और उसको दिहाड़ी के पैसे देते क्या? वो अपनी जगह खुश की मुझे दिहाड़ी मिल रही है, और बॉम्बे की वो इमारत बनती गई। इकोनॉमी किसकी गेन हुई? और गेन किसने किया? बॉम्बे ने किया, नॉट बिहार वाले ने। उसकी इमारतें बन गई, वो बड़ा हो गया। ये सोच चाहिए हमें भी। हमें अपने देश को आगे लेके जाना है और अपने देश के प्रति जो हमारा एक नेशनलिस्ट अप्रोच है उसको रखते हुए कि हमारा देश किसी से पीछे ना रह जाए, उसी को आगे रखना है। सर, हमने 2 चीजों की बात की। एक आपने बात की कि जंतर मंतर और रोजगार की बात। जंतर मंतर, आपके सीएम साहब जंतर मंतर गए थे। जंतर मंतर के एक प्रोटेस्ट ने बहुत अभी हेडलाइंस पकड़ी हैं एक्चुअली, और वो प्रोटेस्ट था कॉकरोच जनता पार्टी का। मेरा पहला सवाल तो यही है सर, नीट पेपर लीक बहुत हो रहा है। किसी भाजपा के नेता से किसी पत्रकार ने सवाल नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूं सर। धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे, ये सीजेपी की मांग है। देखिए, जब आप सीजेपी की बात करते हैं उसको तो मैं साइड में रख देता हूँ। और दूसरी बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी कभी भी विद्यार्थियों के खिलाफ नहीं थी, और विद्यार्थियों के साथ है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीट के पेपर में गड़बड़ी तो हुई, ऐसा नहीं है। और विद्यार्थी पूरी मेहनत करता है, उसकी फैमिली इन्वॉल्व होती है, सब इन्वॉल्व होते हैं। और समय होता है ना, समय जब निकल जाता है फिर वो समय का बहुत नुकसान होता है। कई स्टूडेंट्स और बहुत दुखद है। और जिस तरीके पूरा घटनाक्रम को देखा गया, हम नहीं कह रहे हैं,
पर आज भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कॉग्निजेंस तो ले रही है पूरी चीज का। और आज अब नीट का पेपर होने ही जा रहा है आपके सामने। और रही बात, जब आप सीजेपी की बात करते हैं, सीजेपी की जब बात करते हैं, मैं क्या बोलूं उसमें, आप क्या सोचते हैं कि इंस्टाग्राम में अगर आपके फॉलोअर्स बढ़ गए या आप विभिन्न प्रकार के आप कॉकरोच कहीं से आ जाएंगे, अफगानिस्तान से, फिर बांग्लादेश से, फिर पाकिस्तान से आकर आपको इंस्टाग्राम के आपके फॉलोअर्स बढ़ने से देश उनसे चलता है? देश उनसे नहीं चलता, देश पॉलिसी से चलता है, गवर्नेंस से चलता है। तो इस पर तो मुझे लगता है कोई बनता ही नहीं है कि हम इस पर कोई चर्चा भी करें। हमें देखना कि करना क्या है। अल्टीमेटली उनका एजेंडा कुछ और है। वो मुखौटा है आम आदमी पार्टी का। पंजाब के इलेक्शंस आगे आ रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं पर विफल हुए, सबको पता है। मनीष सिसोदिया और इन सबके क्या संबंध थे, अभिजीत दीपके की बात करूं, और आगे मुखौटा बना दिया उन्होंने सीजेपी पार्टी, कांग्रेस जनता पार्टी। इस सब पंजाब इलेक्शंस को लेके हो रहा है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। और अगर आप उनका मैनिफेस्टो भी अगर देखिए, सारे पॉइंट्स के बाद नीचे लिखा है कहीं पर नीट का पेपर लीक हुआ, गौर से देखिएगा तो ये तो सामने का दिख रहा है कि एक षड्यंत्र रचाया जा रहा है और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। क्या लगता है धरना तो उनका जंतर मंतर में 5-6 बजे तक चलना था, वो तो 3 बजे वापस भी चले गए। एजेंडा विफल हो गया, समझ ही नहीं आया। उन्होंने तो सोचा था कि जब हम आएंगे यहां पर हमें प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं मिलेगी। माननीय गृह मंत्री जी ने तो उसी समय इजाजत भी दे दी, करिए प्रोटेस्ट। समझते हैं सब लोग, भारत की जनता सब कुछ समझती है और बड़ी भांति समझती है। ठीक है, आज गलत हुआ है, उसका कॉग्निजेंस आज केंद्र सरकार ले रही है, पर इस तरीके उसका एक पूरा एक मुखौटा कुछ पीछे करना, कुछ उद्देश्य कुछ और है, वो लोगों को बेवकूफ बनाना है, सामने है सबके। एक आपके इंट्रोडक्शन में मैंने वो चीज जानबूझ के नहीं बोली, आप भारतीय जनता पार्टी की जो इंटरनेशनल अफेयर्स की कमेटी है उसके भी मेंबर हैं, कन्वीनर हूं, उसके कन्वीनर हैं आप। जिस तरीके की हमारी फॉरेन पॉलिसी चल रही है, मोदी जी अभी 2 दिन पहले फ्रांस में थे, G7 की मीटिंग में थे, क्या लग रहा हमारी फॉरेन पॉलिसी किस जगह पे है सर? मैं सबसे बड़ी चीज ये मांग रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरा सवाल पूरा सर सुनिएगा। जब एस जयशंकर मार्को रूबियो को कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी जहाज लेके जाएगा तो उसको उसका झेलना पड़ेगा, जो भी उसका फॉल बैक होगा। हमारे 3 सेलर्स मारे जाते हैं, दर्जन भर से 2 दर्जन के आसपास के सेलर्स को रेस्क्यू करना पड़ता है अटैक के बाद। खास कोई बातचीत हुई नहीं है सर। मुझे लगता है कि आपको अपडेट करना पड़ेगा थोड़ा जी। और कल रात की जो वार्तालाप है वो क्लियर कट थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के और ट्रंप जी के बीच में क्लियर कट वार्तालाप जो कल हुई, उसमें बोला गया इस बात को, विल नॉट टॉलरेट ऑल दिस। और अब तो चलो, अब तो एग्रीमेंट ही होने जा रहा है और म्यूचुअली सारी चीज़ें सामान्य हो जाएगी, क्योंकि ईरान और आज अमेरिका का कहीं ना कहीं पर आपस में टाइप होकर सारी शर्तें मानी जा रही हैं। बट ऐसा चल, अब भारत की जब आप फॉरेन पॉलिसी की बात करें, आज मैं गर्व हो रहा है मुझे, आज मुझे गर्व है बीइंग एज ए इंडियन। आंखों में आंखें डालकर आज बात जयशंकर जी रख रहे हैं। कितने प्रयास लगा दिए कि आप रशिया से तेल नहीं लेंगे, हमने तेल लिया क्योंकि हमने अपने हितों को देखना है। मोदी जी का कुछ दिन पहले ही एक आपने एक बड़ा एक नेशनल चैनल पर आपने उनका 1-to-1 1 घंटा 16 मिनट का एक इंटरव्यू था। मुझे लगता है कि काफी तमाम लोगों ने उसको देखा भी होगा, बहुत सी चीजें उसमें क्लियर थी। और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना था कि जब 2014 में जब आया और कमान ली पूरे देश की, और उस समय किसी ने बोला ये तो सीएम बनकर आ गए, इनको क्या पता कि क्या है क्या नहीं। तो कहते उस समय एक मैंने चीज फील की ऑल ओवर वर्ल्ड कि जो वेस्ट का जो वेस्ट के लोग हैं वो हर चीज में दिखाते हैं कि वी आर सुपीरियर, है ना। चाहे फिर, और मोदी जी का फिर कहना था कि पीछे जब भूकंप आया और गुजरात का जैसे भी सूरत हाल थे, तो उसके बाद कहते एक चीज़ तो मैंने तय कर ली कि हम जो एज ए भारतीय जो हम हैं, हम विश्वास करते हैं कि हम पूरे देश की, अगर मैं बात करूं पूरे विश्व की बात करूं, हमारी एक जो सोच है, वो जो जिस सोच पर आज भारत टिका हुआ है, हमारी सोच है कि कहीं पर भी कोई संकट होगा हम सबसे पहले होंगे। चाहे अफगानिस्तान के भूकंप की बात करो या कहीं पर भी भूकंप आया, भारत सबसे पहले पहुंचा। और उसकी एग्जाम्पल एक स्वयं एग्जाम्पल आपने कोविड में भी देखी। कोविड जब वैक्सीन की बात है, हम लोग कितनी बड़ी ऑपरेशन मैत्री पे चले गए, फिर ईरान में भी जब संकट आया तब भी हम लोग चले गए। और ऐसी कितनी ही चीजें हैं
आज भारत यकीन करता है वासुदेवा कुटुंबकम पर, द वर्ल्ड इज वन एंड वी आर वन फैमिली। हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, हम सबकी मदद करना चाहते हैं और स्वयं रूप से सबसे आगे पहुंचेंगे। एक सुपर मैसी, एक सुपीरियर अपने आप को दिखाने के लिए बस दिखाता था कि हम सबसे पहले पहुंचेंगे। आज भारत, मुझे आज प्राउड मैं फील करता हूँ एज ए प्राउड इंडियन, मुझे बहुत अच्छा गर्व होता है कि आज कहीं पर भी कोई संकट हो, आज भारत सबसे पहले पहुंचा होता है। सर फिर चाहे मैं यूक्रेन और मैं रशिया की वॉर की बात करूं, कितने भारतीय वहां से जब निकले, वहां पर तो आपने देखे कि जिस मुल्क का आपने नाम लिया वो 7 वाला मुल्क, उधर के लोग भी हिंदुस्तान का झंडा उठाकर यहां पर आए। कितनी गर्व की बात है, क्योंकि भारत ये एक विश्व में एक ऐसा देश है जो वासुदेवा कुटुंबकम की नीति पे चलता है। द वर्ल्ड इज वन एंड वी आर वन फैमिली। एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है और हमें उसे निभाना है। फायदा क्या है सर इसका? आपने तुर्की की मदद करते हैं और तुर्की जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान हमारे ऊपर ड्रोन्स मारता है और तमाम चीजें करता है, उनको ऑपरेट करने से लेके उनको ड्रोन सप्लाई करने में तुर्की मदद करता है, और तुर्की के लिए ऑपरेशन दोस्त बन के आप निकलते हैं, आप सबसे पहले पहुंचते हैं। फायदा क्या है सर? वसुधैव कुटुंबकम, आप भारत को दुनिया का एक बहुत बड़े ले जाके मंच पे खड़ा करना चाहे, फायदा तो कुछ दिखा नहीं। बहुत सी चीजें निर्पेंद्र जी आती हैं जो हमेशा स्वयं रूप पर अपने कर्म पर निर्भर होती है। हम अपना कर्म कर रहे हैं ना, ऊपर वाला बैठा हुआ है, वो सब देख रहा है। हमें पता है कि राष्ट्रीय स्तर पर आज भारत, आज वैश्विक जब संकट भी किसी पर भी जब ऐसा कुछ है, भारत सबसे पहले था। उस चीज का तो हमें गर्व होना चाहिए। आपको क्या लगता है हर चीज में हमें नफा नुकसान ही देखना चाहिए? आज तुर्की को वो भी तो नहीं कहीं पर बर्दाश्त हो रहा कि भारत और साइप्रस के जो रिलेशन है, स्ट्रैटेजिक रिलेशन, डिफेंस डील जो हुई है, पेट में दर्द तो उनको भी हो गई है। उनको आज बिल्कुल एक सबक मिल गया है कि कश्मीर इशू पे अगर अपनी नाक घुसाओगे, हम साइप्रस की तरफ जिस तरीके बढ़ रहे हैं, आपको उसका जवाब उस तरफ से मिलेगा। ऐसे पत्रकार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं, आज हमारी जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, किसी ने नहीं सोचा था कि भारत 12 साल के बाद ऐसे बदलाव से निकलेगा जहां पे विश्व स्तर पर भारत सबसे आगे हो। किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन सर आपको एक चीज तो मानना पड़ेगा कि जो देश इस चीज पे चलता था, अमेरिका की मैं बात करूं, आज वो खुद अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पे वापस आ गया है। हम दुनिया का नेता बन के क्या करेंगे जब हम एक तरीके से आइसोलेट आज आपको नहीं लगता कि अमेरिका कहीं ना कहीं पर विफल हुआ है पूरे प्रेशर में? आप इसको एक बड़े ब्रॉडर वे में देखो, ये एक ग्लोबल शिफ्ट है जो हो रहा है। जब G20 की प्रेजेंसी भारत ने की, किसी ने नहीं सोचा था कि ग्लोबल साउथ की सबसे बड़ी आवाज, एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भारत उसको लीड करेगा, और हमने भी नहीं सोचा था। और जम्मू कश्मीर में रहने के बाद G20 हमने कभी सोचा भी नहीं था कि G20 परिस्थितियां इतनी बदल जाएंगी। 370-35 से हटने के बाद केवल श्रीनगर में भी G20 की प्रेजेंसी का समिट हुआ, एंड आई वाज द पार्ट ऑफ दैट समिट। हमने नहीं सोचा था। आज ये बदलाव है, भारत आज लीड कर रहा है। चाहे मैं G20 प्रेजेंसी की मैंने बात की, अभी पीछे ही AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इतना बड़ा समिट हुआ, एंड आई वाज द पार्ट, मेरे को भी जाने का हमारी बातचीत सौभाग्य, हाँ हमारी बात हुई थी उस समय, तो मेरी आवाज भी बैठी थी और हमारा सौभाग्य था कि मेरे को भी वहां पर जाने का मौका मिला। बदलते भारत की तस्वीर बिल्कुल सामने थी, और भारत आज कहीं ना कहीं AI रेवोल्यूशन में भी एक इमरजेंस, एक ऐसी ग्लोबल, एक इमर्जिंग, एक ऐसी ताकत है जिसका पता लोगों को आने वाले समय पे पता चलेगा। और वो दिन दूर नहीं जब हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं। 2047 से पहले ही भारत विकसित होगा। एंड यू मार्क माय वर्ड्स ऑन दिस कैमरा, बाय द ईयर 2030 विल बी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम लोग होंगे, क्योंकि भारत बदल रहा है। आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोगों को भी शायद इस चीज की नॉलेज नहीं है, मीडिया में भी खुल के आया नहीं। रिसेंटली अगर आपने देखा होगा कि हमारे अश्विनी वैष्णव जी के साथ कुछ कंपनीज का आपस में टाई अप हुआ, जिसमें सबसे बड़ी, जब हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर में चिप यूज होती है। एनवीडिया, आप भी नाम सुना है आपने, लीडर है एनवीडिया, तो सबसे बड़ा आज हब है जो सबसे बड़ा एक पूरी ग्लोबल बना रहा है। यस, एनवीडिया और इंटेल की मैं बात करूं, ये दोनों ही कंपनीज जब आज पूरे वैश्विक संकट से देश निकल रहे थे, ईरान और अमेरिका का और इजराइल का आपस में चल रहा था युद्ध, बैक एंड पर हमारी ये पॉलिसी चल रही थी। इसको कहेंगे हम फॉरेन पॉलिसी। वहां पर पूरी चाइना के साथ बात चल रही थी कि चाइना के साथ अपने यूनिट वो यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, और बहुत जल्द अमेरिका और इंडिया ने मिलकर एनवीडिया और इंटेल की जो प्रोडक्शन चाइना में इस समय हो रही थी, उसके 15% स्टेक्स दे आर शिफ्टिंग टू इंडिया, जिसमें हैदराबाद है, बेंगलोर है और चेन्नई की मैं बात करूँ मुख्य तौर पर।
अभी बदलता भारत है। आज बदलता भारत एक अपनी तस्वीर इस तरीके एक आज तस्वीर बदली जा रही है कि इतनी तेज गति से रोज का रोज नया का नया कुछ सामने को मिल रहा है कि मानो आज सही माने पर जो आज हम बात करते हैं कि हम नहीं चाहते किसी का नुकसान हो, और हम चाहते हैं सब लोग इसमें प्रगति पर जाएं, उन्नति पर जाएं, क्योंकि भारत आज उसको लीड कर रहा है। जब भी मैं सर किसी बीजेपी लीडर से बात करता हूँ और वो एनवीडिया इंटेल का नाम लेता है, इन सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करता है, एक बड़ी कॉमन चीज आती है, हम चाइना से अलग हो रहे हैं, चाइना की इकोनॉमी से हम चीजें निकाल के अपने यहाँ ले आ रहे हैं। एप्पल भी आया और स्टिल एप्पल इज देयर, स्टिल एप्पल इज हियर, एप्पल आया मतलब एप्पल है हमारे पास। बट मैं जो बात कह रहा हूँ सर, चाइना हमारा एडवर्सरी है, मानते हैं, चाइना समझ चुका है, लेकिन सर बनकर अब चला नहीं जाएगा। आप लोगों ने कुछ दिन पहले एक चाइनीज डेलीगेशन को बीजेपी ने अपने यहाँ पे ऑफिस में उसको होस्ट किया था। सुनिए आप, हाँ। ये जब वैश्विक संकट आया और जिस मुल्क की हम बात कर रहे हैं जो कि पूरे विश्व में बोलता है कि हम ही नंबर 1 है, यूएसए की जब मैं बात करता हूँ, कहीं ना कहीं पर बैक ऑफ द माइंड ये भी चल रहा था कि आज चाइना और इंडिया में कहीं ना कहीं पर अगर एडवर्सरी है, कहीं पर ना कहीं पर फूट डल रही है, कुछ भी है, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हमें लोग लड़ाना चाहते हैं, कुछ हासिल नहीं होगा। और उसी के संदर्भ में अगर आपने देखा होगा ये सब चीजें अब सामने आ रही हैं, कभी नहीं सो आप देखिए इसको बैकडोर, हम डिप्लोमेसी की बात जब हम करते हैं, चाइना कितनी स्टेटमेंट्स आज दे रहा है इंडिया के अगेंस्ट, बताइए, नहीं आ रही, चीजें बदल रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं। और हम जब बात करते हैं आज, जब जिस तरीके मैंने बताया कि अमेरिका के साथ बात करके एनवीडिया और उनका शिफ्ट हो रहा है, 85% स्टेक्स अभी भी वहां पर हैं, 85% स्टेक्स इधर भी हैं। पर आज मुझे प्राउड फील होता है एज ए इंडियन, एक मोबाइल जिसको हम लोग सब देखते हैं, आज हम सबसे बड़े अगर हम बात करें प्रोडक्शन में और हम मैन्युफैक्चरिंग में, हम नंबर 2 पर हैं, ठीक है। नंबर 3 में हमने सोचा ही नहीं था कि आत्मनिर्भर भारत की पॉलिसी के तहत हम लोग 3rd नंबर पे आ जाएंगे और जो हम एक्सपोर्ट करेंगे, और हम पहला बन गए हैं। हम हिंदुस्तान एज एक ऐसा नेशन बन गया, यूएस को जो एक्सपोर्ट्स की बात होती है उसमें चाइना और वियतनाम से भी ज्यादा सप्लाई जो यूएसए का वो हम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि ये बदलता भारत है, ये रुकेगा नहीं और ना ही झुकेगा, क्योंकि पॉलिसीज और जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से सामने ही हो रही है। किसी ने नहीं सोचा था कि ये आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी के तहत भारत आने वाले टाइम पे 23,000 करोड़ के ऊपर के एक्सपोर्ट करेगा, वो भी डिफेंस में, हमने सोचा ही नहीं था। यही भारत की बदली हुई तस्वीर है। और आज आपको मानना होगा कि भारत जिस तरीके तेज गति से अपने आगे कदम रख रहा है, चाहे वैश्विक संकट आने के बाद भी जो रिसेंट आंकड़े आए 7.7 जीडीपी ग्रोथ सामने दिखी, पर्दा कुछ नहीं है। आज कंपैरिजन करिए, आई कैन इजीली वाउच ऑन दिस कैमरा, आपके सामने बोल सकता हूं, आज आप कंपैरिजन करें, लोगों ने बड़ा ह्यू एंड क्राई मचा दिया कि तेल के दाम बढ़ गए, कंपैरिजन तो करिए। भारत एज ए प्राउड इंडियन बोलता सबसे आखिरी स्थान पे खड़ा है जहां पर तेल के दाम बढ़े, तब जब चीजें बड़ी एक्सट्रीम होने लगी, वो भी इतने बढ़े कि वो भी अभी इतने चुभ नहीं रहे किसी को। जिस तरीके का अगर सूरत हाल अगर आपने देखा होगा, क्या यूएसए में 40% बढ़ा, क्या फिर उसके बाद और जितने यूरोप के देश वो भी 40% पे गए, साउथ अफ्रीका की बात करिए ऑलमोस्ट 30%। हम लोग कहाँ थे? हमारा तो जितना भी बड़ा नॉमिनल सा बड़ा, लोगों ने तो इधर भी कह दिया कि 100%, 100 के करीब आपका डॉलर चला जाएगा। किसी ने नहीं सोचा था आज इससे हफ्ता डेढ़ हफ्ता से पहले की रिवर्स आना शुरू हो जाएगा, और आज फिर 95 से नीचे जा रहा है, मजबूत हो रहा है, हमारा देश मजबूत हो रहा है। आपने ऑयल की बात की कि हमने सबसे लेट अपना प्राइस बढ़ाया, ऑब्वियसली आपके ऊपर इल्जाम भी लगा था कि वेस्ट बंगाल चुनाव का इंतजार कर रहे थे। मेरे को लगता है कि जब हम चुनाव की बात करें उस समय बोला भी था, बिल्कुल कहा था। मुझे लगता है कि निपेंद्र जी, जब भी कहीं पर किसी राज्य में चुनाव होते हैं, वो ये नहीं देखा जाता कि वैश्विक स्थितियां क्या होंगी, हमें रेट आज बढ़ाना है या कल बढ़ाएंगे। आपको लगता है कि चुनाव इंतजार करते हैं आज रेट बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे। जितनी देर तक सामान्य तरीके से सब कुछ चल रहा था तो चल रहा था, जब वो नौबत आई थोड़ा बढ़ाना पड़ा तो बढ़ाया भी। शानदार बातचीत हुई सर, और जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं सर 2030 में जम्मू एंड कश्मीर को, कहाँ देख रहे हैं? मैं तो आज ही जम्मू कश्मीर को बहुत आगे देख रहा हूँ, और अगर आज परिस्थितियां अनुकूल रही तो हम लोग प्रथम मुकुट पर जम्मू कश्मीर और सबसे आगे ही होगा। और क्या लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का सीएम जम्मू से कोई होगा? 100% होगा, पूरी उम्मीद है, और वो भाजपा का होगा। भाजपा का होगा।
आप कहाँ देखेंगे सर? जम्मू कश्मीर के सीएम की कुर्सी पे आ रहे हैं कि केंद्र सरकार में जा रहे हैं? हम कहीं पर भी नहीं हैं, हम तो एक साधारण से व्यक्ति हैं, एक कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके हमने दामन पकड़ा है और उसी को लेकर हम चल रहे हैं। चुनाव लड़ेंगे सर? कुछ नहीं कह सकते, परिस्थितियां बताएंगी। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर समझेगी तो अगर उतारेगी तो ठीक है, नहीं उतारेगी हम तो कार्यकर्ता हैं, हम तो फिर भी काम करते रहेंगे। हमने तो उस दृष्टिकोण से ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं किया कि हमारा उद्देश्य है कि चुनाव लड़ना, नहीं, हम उस सोच पर, उस एक विजन को लेकर चल रहे हैं जो भारत को आज कहीं ना कहीं पर एक विश्व स्तर पर बताती है कि जब हम बात करते हैं कि वासुदेव कुटुंबकम, हम सबका भला चाहते हैं, हमारे मन में किसी के लिए बैर नहीं है, हम चाहते हैं सबका भला हो, सबका भला होगा तो जगत का भला होगा। आपके हेल्थ केयर सेंटर में बैठे हैं, वही है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सो मच बजर भट्टू से बातचीत करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।